दोस्तों दोस्तों हम लोग जो है कि पूर्वावलोकन सीरीज में इतिहास को देख रहे हैं और इतिहास खंड में भी हम लोग जो है कि आधुनिक भारत को देख रहे हैं और हम लोग पहला चैप्टर देख चुके हैं, भारत में यूरोपियों का आगमन। आज हम दूसरा और तीसरा चैप्टर देखेंगे, जिसमें से दूसरा चैप्टर है उत्तरकालीन मुगलकालीन शासक और तीसरा चैप्टर है कि क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सबके सामने पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। प्रश्न है कि कौन जो है कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त अंतिम बंगाल का अंतिम गवर्नर था। काफ़ी अच्छा सवाल है दोस्तों। ऑप्शन में है सरफराज खान, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। तो इसका सही जवाब दोस्तों मुर्शिद कुली खान। अब देखिए क्यों मुर्शिद कुली खान को ही जो है कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कहते हैं। व्याख्या में देखते हैं हम लोग। देखिए, मुगल सम्राट फर्रुख सियर 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। कब नियुक्त किया? 1717 ईस्वी में। किसने? मुर्शिद कुली खान को जो है कि बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। किसने? मुगल सम्राट फर्रुख सियर के द्वारा जो है कि दोस्तों 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया गया। और मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के पश्चात, मतलब मुर्शिद कुली खान जब मर जाता है तो उसकी मृत्यु के पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना। कौन बना? उसका दामाद शुजाउद्दीन जो है वह बंगाल का सूबेदार बना, और जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्राप्त की गई। किसे? उस समय मतलब फर्रुख सियर के बाद बनता है मुगल बादशाह, जिसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा जो है कि मान्यता प्रदान की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खान था। कौन था दोस्तों? मुर्शिद कुली खान था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो दूसरा सवाल है वो है दोस्तों कि मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था। मुगल बादशाह के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार मुर्शिद कुली खान था। वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। देखिए क्वेश्चन क्यों नहीं रिपीट करता है, बस हमको आपको थोड़ा अपने तरीके बदल के पढ़ने होंगे। देखिए ये यूपी ARO 2021 का सवाल है, ये में बना है, और ये बना है सवाल दोस्तों, ये बना है देखिए 2013 मुख्य परीक्षा में यूपी PCS के, जब जो है कि वहाँ पे मुख्य परीक्षा हुआ करती थी। मुख्य परीक्षा में यूपी PCS के जब 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करते थे और उसके बाद GS के जगह पे GSB MCQ हुआ करता था, तो उस समय ये सवाल बना था यूपी PCS की मुख्य परीक्षा में। वही क्वेश्चन रिपीट किया है, मतलब 2013 का क्वेश्चन 2021 में ARO समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में जो है कि रिपीट किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। ऑप्शन है बक्सर की लड़ाई, प्लासी का युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई, और ऑप्शन डी है कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो इसका सही जवाब दोस्तों, जिस पूछा है कि प्रभुत्व को प्रारंभ किया, ये इसमें देखिए जो है कि कोडवर्ड है, प्रारंभ किया प्लासी के युद्ध ने और पूरी तरह से आधिपत्य स्थापित कर दिया बक्सर की लड़ाई ने। व्याख्या देखते हैं हम लोग। देखिए भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को कब हुआ था दोस्तों? 23 जून 1757 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। नवाब की सेना जो है कि 3 राजद्रोहियों, उनमें से मीर जाफर, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ की सेना ने जो है कि के नायकत्व में लड़ी थी, और नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ी के नेता मीर मदन तथा मोहनलाल थे। सहसा एक गोली से रणभूमि में ही मीर मदन जो है कि मारा गया, और नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान मीर जाफर ने उसे जो है कि पीछे हटने को कहा था। यह भी कहा कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेनाध्यक्षों के हाथों में छोड़ युद्ध क्षेत्र से चले जाना चाहिए। सिराजुद्दौला द्वारा वापस मुर्शिदाबाद लौट गया। सिराजुद्दौला जो है कि कहाँ लौट गया, वापस मुर्शिदाबाद लौट गया। यही उसकी हार का कारण बना, और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों को तात्कालिक सैनिक एवं वाणिज्यिक लाभ प्राप्त किए। इसने कृषि उत्पादन और दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्यों बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की।
इस युद्ध ने वस्तुतः भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली तथा इसे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सफलता माना जाता है। जबकि सर्वाधिक निर्णायक सफलता कौन थी दोस्तों? जो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़ा गया था बक्सर का युद्ध, वो था जिसने भारत में वास्तविक रूप से जो है कि ब्रिटिश प्रभुत्व को क्या कर दिया? स्थापित कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो ये भी प्लासी का युद्ध है। तो वही क्वेश्चन है, बस हल्का सा घुमा के देखिए, एमपी में ही यही क्वेश्चन ये भी आया और ये भी क्वेश्चन जो कि एमपी में है। तो राज्य वाले ही अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा हेर फेर करके रिपीट करते रहते हैं। देखिए, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था तो 1757 ईस्वी में, 23 जून 1757 ईस्वी सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। सिराजुद्दौला जो है कि लॉर्ड क्लाइव द्वारा किस युद्ध में परास्त हुआ था? तो प्लासी के युद्ध में हुआ था दोस्तों। देखिए, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है भारत में। वही 23 जून जो कि 1757 ईस्वी में जो प्लासी के युद्ध में वह हराता है नवाब सिराजुद्दौला को, तो जिस वजह से वो माना जाता है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था। देखिए, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? तो ये रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था। ब्रिटिश पिट का यह कहना, विलियम पिट का यह कहना है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। देखिए, अब ये पूछा जा सकता है कि किसने ये स्टेटमेंट दिया था? तो किसने दिया था दोस्तों? विलियम पिट ने। अब आगे के लिए हमें इसके लिए तैयार रहना है। वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था, किसने कहा था रॉबर्ट क्लाइव के बारे में? विलियम पिट ने कहा था। चलिए अब आगे देखते हैं, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये है पश्चिम बंगाल में, जो है कि देखिए पश्चिम बंगाल में नदिया जिले में जो है कि भागीरथी नदी के किनारे यह मैदान है, प्लासी का मैदान वर्तमान समय में। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है कि में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? तो यह मीर कासिम था। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 11 कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया, तो ये बक्सर का युद्ध हो जाएगा दोस्तों, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। देखिए, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अंग्रेजों ने मीर कासिम, ये पूछा जाता है दोस्तों किसको हराए थे? ये मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के जो मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय, इनकी संयुक्त सेना थी। किसकी? मीर कासिम की, और अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला, मतलब ये बंगाल के नवाब थे मीर कासिम, और मुगल सम्राट कौन थे तो उस समय? शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की संयुक्त सेना को जो है कि बक्सर के युद्ध में परास्त किया था। अंग्रेजों की तरफ से कौन युद्ध लड़ रहा था? मेजर हेक्टर मुनरो। इसने जो है कि परास्त कर दिया। कब किया? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। देखिए, इस युद्ध के परिणाम में जो है कि प्लासी के निर्णय पर मुहर लगा दी और भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया और दिल्ली विजय का मार्ग खोल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। P.E. रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों पूछा जा सकता है, ये किसने कहा था? P.E. रॉबर्ट्स ने कहा था। क्या कहा था? कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, प्लासी का विजय किसकी परिणाम थी? अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी। वहीं बक्सर का विजय जो है कि वो इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया है। बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः क्या बताया? सैनिक विजय बताया है। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया। तो इतना था इस क्वेश्चन के बारे में, और सारे तथ्य जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट थे, तो हमको आपको ये याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सर्वाधिक निर्णायक था? तो बक्सर का युद्ध। देखिए, वही क्वेश्चन रिपीट करके बार बार पूछा है, चाहे जैसे भी। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण था? तो दोस्तों बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? देखिए, सवाल बना दिया है, तो शाह आलम द्वितीय थे। कौन था? बंगाल उस समय जो है कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था दोस्तों? तो बंगाल का नवाब था उस समय मीर जाफर। बंगाल का नवाब मीर जाफर था, क्योंकि मीर कासिम को हटा करके मीर जाफर को लोग बना दिए थे। तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था।
देखिए इसमें 1800 जब ये हो रहा था तो मीर कासिम किसकी संयुक्त सेना थी, मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन तीनों लोगों की संयुक्त सेना थी और 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर के युद्ध में मेजर हेक्टर मुनरो ने इन लोगों को हराया था। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो बंगाल का नवाब उस समय मीर जाफर था दोस्तों, मीर जाफर। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था, मतलब कौन वह शासक था जिसने जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, तो ये था दोस्तों शाह आलम द्वितीय। देखिए इलाहाबाद की दूसरी संधि जो कि 16 अगस्त कब होती है, 16 अगस्त 1765 ईस्वी के अनुसार शाह आलम को जो है कि अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के क्षेत्र को नवाब ने छोड़ दिए, शाह आलम को मिले। किसको मिले ये, शाह आलम को मिले, इलाहाबाद में रखा गया। एक सेकंड देखिए, इलाहाबाद की दूसरी संधि जो कि 16 अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे, कौन से नवाब ने, नवाब देखिए उसमें कौन, शाह आलम, एक सेकंड देखिए यहाँ पे अवध के नवाब ने, अवध का नवाब शुजाउद्दौला ने जो है कि छोड़ दिया था, क्योंकि दूसरी संधि जो पहली संधि हुई थी तो उसी के साथ हुई थी, नवाब के साथ हुई थी, जो कि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। तो शाह आलम द्वितीय इलाहाबाद तथा कड़ा के क्षेत्र जो है कि नवाब ने छोड़ दिया था, वह शाह आलम को मिले थे। किसको मिले थे, शाह आलम को मिले थे। और 12 अगस्त 1765 ईस्वी को अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को जो है कि बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दिया। इस समय रॉबर्ट क्लाइव जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था और शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी कौन, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय 1837 से लेकर के 57 ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है कि पेंशन भोगी मात्र बनकर रहे। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 17 कि 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की, तो मुगल सम्राट ने, जिनका नाम था शाह आलम द्वितीय, उसने जो है कि बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी प्रदान की गई, तो ये रॉबर्ट क्लाइव था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी, तो ये किया था दोस्तों 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। कब किया था, 12 अगस्त 1765 ईस्वी, जो कि इलाहाबाद की प्रथम संधि के नाम से जाना जाता है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया था। इलाहाबाद की जब संधि हो गई तो उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का दीवान किसे नियुक्त किया था, तो वह नियुक्त किया था मोहम्मद रजा खान को। देखिए इलाहाबाद की संधि के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने उपर्युक्त संधि के प्रावधान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान स्थायी रूप से दे दी और नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार किया गया, जिसके बदले नवाब द्वारा जो है कि सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक अदा करना था। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए उप दीवान बंगाल के लिए मोहम्मद रजा तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय, तो ये बीपीएससी के लिए आपको याद रखना है, किसके लिए, बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया गया और बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान की नियुक्ति की गई। और मोहम्मद रजा खान उप नाजिम के रूप में कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा चलता था, यद्यपि अधिकार कंपनी के हाथ था। तो इसी व्यवस्था को क्या कहा गया दोस्तों, द्वैध शासन व्यवस्था, जो कि 1765 से लेकर के 1772 ईस्वी तक लागू रहती है। जब वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बनता है, बंगाल का गवर्नर बनता है, तो वह इसको समाप्त करता है। देखिए अब अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 21, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए, तो इसका सही जवाब है खासी। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात ब्रिटिश 1765 ईस्वी में सिलहट आए थे। खासी जनजाति के लोग चावल, नमक एवं सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु एवं सिंग का व्यापार करने हेतु
सिलहट की सीमा पर पंडुआ में आते थे। खासी पर्वत में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तथा बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था। कुछ समय पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे वे खासी जनजाति के संपर्क में आए। अब क्वेश्चन नंबर 22 है कि अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में देखिए, राजा टिकैत राय नवाब आसिफउद्दौला के अर्थमंत्री थे और अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन सी, मतलब दोनों कथन सही है। देखिए, राजा टिकैत राय आसिफउद्दौला के दीवान या अर्थमंत्री थे, अतः कथन एक सही है। अवध के नवाबों के राज्य में हिंदू अधिकारियों को भी उच्च पदों पर नियुक्ति की गई थी। उदाहरणतः आसिफउद्दौला को दीवान राजा टिकैत राय व राजा झाऊलाल एवं नवाब सफदरजंग के प्रधानमंत्री व सेना नायक राजा नवल राय आदि इन्हीं जातियों के प्रतिनिधि थे, अतः कथन 2 भी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों कि 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है। तो युद्धों का सही कालानुक्रम पूछ रहा है, तो इसमें सही युद्धों का कालानुक्रम है दोस्तों अंबूर का युद्ध, फिर प्लासी का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध। क्योंकि अंबूर का युद्ध जो है 1749 ईस्वी में लड़ा गया था। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, अंबूर का युद्ध जो है अगस्त 1749 ईस्वी को जो है कि हुआ था। मुजफ्फरजंग, चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने बेलूर के समीप अंबर या अंबूर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उनकी हत्या कर दी और मुजफ्फरजंग दक्कन का सूबेदार बन गया। इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग में मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया तथा उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दे दिए। इसके अतिरिक्त मुजफ्फरजंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दी गई। अब इसके बाद प्लासी का युद्ध होता है, मतलब दिए हुए विकल्पों में के अनुसार प्लासी को तो 1757 ईस्वी और जो है कि वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी है। उसके बाद बक्सर का युद्ध है 1764 ईस्वी। तो ये आपको याद रखना है। प्लासी और बक्सर हम लोग जाने, वांडीवास एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ। देखिए, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। तो ये युद्ध कहाँ हुआ था दोस्तों? वांडीवास युद्ध में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किए थे आयरकूट। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व इसमें आयरकूट किए थे और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किए थे काउंट डी लाली। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ। तो वही आ गया, देखिए बन गया सवाल, काउंट डी लाली। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया और ब्रिटिश ने डच को हराया, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। तो इसका सही जवाब यही है कि ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, मतलब अंग्रेजों ने जो है कि फ्रांसीसियों को हरा दिया था वांडीवास के युद्ध में। अब क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों तथा किसके बीच हुआ था? तो फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध और चिलियांवाला का युद्ध और खुर्दा का युद्ध, और इन सब के सामने दिया है। देखिए, बक्सर के युद्ध के सामने दिया है मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, तो जबकि इसमें दोस्तों मीर कासिम के साथ यह युद्ध हुआ था और वहाँ के अवध के नवाब थे और जो है कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब याद नहीं आ रहा नाम, वो थे। मतलब अवध के नवाब और मुगल सम्राट थे और उसके बाद मीर कासिम था। तो जबकि यहाँ पे मीर जाफर दिया है तो ये गलत हो जाएगा। और वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था, ये सही है। चिलियांवाला युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे और खुर्दा के युद्ध निजाम के विरुद्ध जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी मिसमैच है। आप व्याख्या देखते हैं दोस्तों। देखिए, बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला, इन्हीं का नाम मुझे नहीं याद आ रहा था। देखिए, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम तथा मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। और वांडीवास का युद्ध जो है यह 22 जनवरी 1760 ईस्वी को अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। यही जोड़ी मैच कर रही है, बाकी सब मिस मैच है। इस युद्ध में जो है कि फ्रांसीसी पराजित हुए थे तथा यही पराजय भारत में उनके पतन का कारण बनी थी। और चिलियांवाला का जो युद्ध है दोस्तों, यह 13 जनवरी 1849 ईस्वी को लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था और सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में जो है कि लड़ी थी। तो मतलब यह अंग्रेजों और जो है कि मराठों, उनके भी सिखों के बीच ये हुआ था।
और यह युद्ध कैसा रहा था? यह युद्ध अनिर्णित रहा था, इसका कोई निर्णय आया था। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। अब देखते हैं खुर्जा का युद्ध। खुर्दा का युद्ध, तो खुर्दा का युद्ध दोस्तों यह देखिए लड़ा गया है 1795 ईस्वी में। खुर्दा का युद्ध कब लड़ा गया है? 1795 ईस्वी में निज़ाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया था। निज़ाम के विरुद्ध जो है कि मराठों द्वारा लड़ा गया, जिसमें निज़ाम की हार हुई। इसमें क्या हुआ? निज़ाम मतलब कि हार जाता है। अतः स्पष्ट है कि ऑप्शन बी जो है कि सही है। जबकि यहाँ पे देखिए खुर्दा का युद्ध गया निज़ाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, जबकि किन के बीच हुआ था? मराठों और निज़ाम के बीच हुआ था। मतलब कर्नाटक के हुआ, हैदराबाद के निज़ाम और जो है कि मराठों के मध्य यह युद्ध हुआ था, खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? मराठा, मुगल, राजपूत और सिख। तो इसका सही जवाब दोस्तों दिए हुए विकल्पों में से मराठा। देखिए भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठा द्वारा किया गया। 3 आंग्ल मराठा युद्ध के बाद ही मराठा शक्ति को जो है कि दबाया गया। कितने युद्ध हुए थे अंग्रेजों के साथ मराठों से? 3 युद्ध हुए थे। मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर मराठों ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी। उन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी जो है कि लाभ उठाया और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध अंग्रेजों के मुंह की खानी पड़ी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में क्या हुआ था? अंग्रेजों की हार हुई थी। और यह युद्ध जो है वह सालबाई की संधि से प्रथम युद्ध बंद हुआ था। और वेलेजली ने 1802 ईस्वी में अपने सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया। 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की रही सही शक्ति को जो है कि समाप्त कर दिया। 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की रही सही शक्ति को समाप्त कर दिया और ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना की। तो इस तरह से दोस्तों जो है कि ये हमारा 28 क्वेश्चन थे ये हमारा कंप्लीट हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब वाला जो चैप्टर था ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे जिस चैप्टर से सवाल, उस चैप्टर का नाम है क्षेत्रीय राज पंजाब और मैसूर। तो चलिए देर न करते हुए इस प्रश्न को भी, इस चैप्टर को भी समाप्त करते हैं। देखिए रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। ऑप्शन है दिल्ली, काबुल, मकराना, श्रीनगर। तो इसका सही जवाब दोस्तों श्रीनगर। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकरचकिया मिसल के मुखिया, इनका जन्म पूछा जाता है कि ये किस मिसल के थे इनके पिताजी, तो सुकरचकिया मिसल के। और महाराजा, देखिए महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच जो है कि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई थी। किसके किसके बीच? 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई थी महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच। संधि का तात्कालिक प्रभाव यह हुआ कि रणजीत सिंह का सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का स्वप्न जो है कि टूट गया। इसके तहत क्या हुआ? इस संधि के बाद क्या होता है? रणजीत सिंह का जो है कि सतलज के पार सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का जो उनका सपना था वो टूट गया। परंतु दूसरी ओर जैसा कनिंघम ने कहा है कि रणजीत सिंह को पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई। मतलब वो सतलज के उस पार तो नहीं कर पाए लेकिन पश्चिम में खूब उन्हें प्रसार करने का मौका मिला। और उसने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर तथा 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया। महाराजा रणजीत सिंह ने जो है कि कश्मीर को 1819 ईस्वी में जीत लिया था। 1819 ईस्वी में कश्मीर को और 1818 ईस्वी में मुल्तान को और 1834 में पेशावर को इन्होंने जीत लिया था। तो इस तरह से कश्मीर इनके राज्य में था। और जबकि सवाल यही बना है, देखिए सवाल बना है कि रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था दिल्ली, काबुल, मकराना, कश्मीर, श्रीनगर। तो इसमें जो श्रीनगर हमारा सही हो जाएगा क्योंकि कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं कि रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था। देखिए सवाल बन गया सुकरचकिया मिसल। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकरचकिया मिसल। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी अमृतसर, पटियाला, लाहौर और कपूरथला। तो इसका सही जवाब दोस्तों लाहौर। देखिए 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें जो है कि चिनाब नदी में गिर गई और रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवा दिया और निकलवा कर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जमान शाह ने जो है कि लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी उन्हें। और 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने तत्कालीन लाहौर पर 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने तत्कालीन लाहौर पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाई। लाहौर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए राजा रणजीत सिंह
ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की? तो यही सही जवाब दोस्तों लाहौर। राजा रणजीत सिंह की न्याय व्यवस्था कठोर थी। राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम अदालत ए आला था। रणजीत सिंह की जो सर्वोच्च अदालत थी उसका नाम क्या था दोस्तों? अदालत ए आला। अदालत ए आला था। यह अदालत कहाँ थी? लाहौर में स्थित थी और रणजीत सिंह स्वयं उसके प्रधान न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। सही जवाब है यही। देखिए, पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था और परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात जो है कि मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रणजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिला और 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह मोहम्मद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने जो है कि काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें बदले में कोहिनूर हीरा जो है कि गिफ्ट किया। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। ये कथन था महाराजा रणजीत सिंह का। देखिए, रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी को सुगरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर पर हुआ था। वह 12 वर्ष के थे तो उनके पिता का स्वर्गवास हो गया और 1792 से लेकर के 1797 ईस्वी तक एक प्रतिशासन परिषद काउंसिल ऑफ रेजेंसी, जिनमें इनकी माता, सास और दीवान लखपत राय थे, ने शासन कार्य चलाया। 1797 ईस्वी में उन्होंने समस्त कार्यभार स्वयं संभाल लिया। रणजीत सिंह ने लाहौर पर 1799 ईस्वी में और अमृतसर पर जो है कि 1805 ईस्वी में तथा फरीदकोट, मालेर कोटला और अम्बाला पर 1808 ईस्वी में विजय प्राप्त की। रणजीत सिंह एक योग्य शासक थे। उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। अब क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे तो उनका नाम था खड़क सिंह। 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़क सिंह जो है कि सिंहासन पर बैठा। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन थे? तो दलीप सिंह थे। देखिए, महाराजा दलीप सिंह सिख राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने जो है कि 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पंजाब के पूर्व राजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनके बारे में यही कथन सत्य है कि 23 अक्टूबर 1893 ईस्वी को उनका निधन पेरिस में हुआ था और बाकी सब कथन जो है कि गलत हैं। व्याख्या देख लेते हैं। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह का निधन 22 या कुछ स्रोतों के अनुसार 23 अक्टूबर को 1893 ईस्वी में पेरिस जो कि फ्रांस में हो गया था और शेष सभी कथन असत्य हैं। दलीप सिंह ने सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लिया था और उन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। दलीप सिंह ने रूस की यात्रा भी की थी और इनकी अंत्येष्टि जो है कि इंग्लैंड में हुई थी। चलिए, अब अगला सवाल है कि सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो वही दलीप सिंह जी थे। पंजाब के सिख साम्राज्य के अंतिम शासक दलीप सिंह थे और 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया तथा दलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? H.M. इलियट और सर हेनरी लॉरेंस और जॉन लॉरेंस और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। ये यूपीपीसीएस की मुख्य परीक्षा 2013 में सवाल बना है और इसमें से एक से अधिक कथन सही है, मतलब पहला और चौथा दोनों सही है। व्याख्या देखते हैं। देखिए, पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया। लॉर्ड डलहौजी ने जो है कि पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल को जो है कि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था और H.S. इलियट तथा रॉबर्ट मॉन्टगोमरी इस परिषद से संबंधित नहीं थे। तो इस तरह से ऑप्शन मतलब स्टेट में ऑप्शन नंबर 1 और ए और डी दोनों जो है कि सही है। चलिए, अब अगला सवाल है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1766 से लेकर के 69 के मध्य हुआ था, इसमें से कौन विजयी था? तो इसमें हैदर अली विजयी थे। देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 67 से लेकर के 69 तक हुआ था। अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य हुआ था।
निजाम मराठे एवं अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक त्रिगुट संधि में सम्मिलित हुए? कौन कौन? निजाम मराठे और अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक त्रिगुट संधि के रूप में सम्मिलित हुए। हैदर ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से जो है कि इस त्रिगुट को भंग कर दिया और उसने मराठों को धन देकर, किसको? मराठों को धन देकर निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया। मतलब इस त्रिगुट में से निजाम और मराठों को वो जो है कि मिला लेता है अपनी तरफ, मराठों को धन का लालच देकर के और निजाम को जो है कि प्रदेश का लालच देकर के मिला लेता है। और फिर कर्नाटक का पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों की प्रारंभिक सफलता के कारण निजाम पुनः अंग्रेजों की ओर जो है कि चला गया। निजाम जो है कि पुनः अंग्रेजों की ओर चला गया। हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 ईस्वी में मंगलौर पर अधिकार कर लिया और मार्च 1769 ईस्वी में उसकी सेनाएं मद्रास तक पहुंची। अंग्रेजों ने विवस्ता में हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को मद्रास की संधि कर ली। मतलब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो मद्रास की संधि के साथ समाप्त होता है 1769 ईस्वी में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? तो इसका सही जवाब दोस्तों हैदर अली। देखिए 1742 ईस्वी में वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की। 1755 ईस्वी में मैसूर के महाराज ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा और 1755 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया और इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया। बाद में हैदर अली मैसूर को वास्तविक शासक बन गया। हैदर अली जो है कि मैसूर का वास्तविक शासक बन गया और 1777 ईस्वी में उन्होंने पुरसीन मीर साहिब को डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त किया। अब क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्ट नोवो के युद्ध में हराया था? कैप्टन पॉपहैम, सर आयर कूट और सर हेक्टर मुनरो, जनरल होगार्ड, जनरल गोडार्ड है। तो इसमें से ऑप्शन बी सही है। 1781 में हैदर अली को सामना हैदर अली का सामना जो है कि अंग्रेज जनरल आयरकूट से हुआ और जिसने पोर्ट नोवो के युद्ध में 1 जुलाई 1781 ईस्वी में हैदर को परास्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 16 है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इसका सही जवाब दोस्तों श्रीरंगपट्टनम है। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया था। यहाँ पर जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी और उसका सदस्य बना। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया? तो इसका सही जवाब दोस्तों टीपू सुल्तान। वह टीपू सुल्तान था जिसने जो है कि विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था। अब इसकी व्याख्या देख लेते। देखिए टीपू सुल्तान ने आधुनिक पद्धति से विदेशों में दूतावास स्थापित किए थे, बस इतनी व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। कहाँ हराया था? पोल्लीलूर में। देखिए हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया तथा फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया तथा कर्नाटक पर जुलाई 1780 ईस्वी में आक्रमण करके अर्काट पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोल्लीलूर नामक स्थान पर जो है कि हरा दिया। किसने? टीपू ने। अब क्वेश्चन नंबर 19 है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ की थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है कि 1792 से 92 ईस्वी के बीच का अवसान जो है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 ईस्वी के द्वारा हुआ। इस संधि में क्या हुआ? इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों को तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हर जाने के रूप में टीपू को जो है कि 3 करोड़ रुपए भी देने पड़े। तो क्वेश्चन नंबर 19 इस तरह से देखिए, अंग्रेजों को देना पड़ा और श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कार्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को शक्तिशाली भी नहीं बनने दिया। अब क्वेश्चन नंबर 20 है कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो इसका सही जवाब दोस्तों 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि उसके दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए टीपू सुल्तान मारे गए। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था। पूछ रहा है कि कौन एक सही सुमेलित है?
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली पराजित हुआ था, गलत है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, ये भी गलत है। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता तथा अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, ये भी गलत है। और सही सुमेलित है जो इसमें से वह यही है, ऑप्शन डी, कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है, यही बस एक स्टेटमेंट सही है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य जो है कि दिवंगत हुआ। अब देख लेते हैं व्याख्या इसकी। देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी के बीच हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69 के मध्य हुआ था। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेरलिस्ट था। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर कौन था? वेरलिस्ट था। और युद्ध में 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ। यह युद्ध कब समाप्त हुआ? 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि के द्वारा। और जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था यह 1780 से 84 के बीच चला था। 1780 से 84 के मध्य चला था। और इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था। और युद्ध 1784 ईस्वी की जो है कि मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ। यह मंगलौर की संधि से और ये जो है कि मद्रास की संधि से पहला युद्ध। अब देखते हैं तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो था दोस्तों, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से लेकर के 92 तक चला। और इस दौरान अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान ने तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। और 1784-85 ईस्वी में उसने एक दूत कुस्तुनतुनिया भेजा। और 1787 ईस्वी में टीपू ने एक दूत मंडल फ्रांस भी भेजा। यह युद्ध 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा जो है कि समाप्त हुआ। ये किसके द्वारा? श्रीरंगपट्टनम की संधि, ये मंगलौर की संधि और यह मद्रास की संधि। तो तीनों युद्ध जो है कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से समाप्त हुआ, दूसरा मंगलौर की संधि से, तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है अंग्रेजों और गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली, इस समय गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? लॉर्ड वेलेजली था। और तीसरे के समय कौन था? कॉर्नवालिस था। और दूसरे के समय गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। तो इस तरह से कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन सा गवर्नर जनरल था, ये भी हमको आपको याद रखना है। और पहले के दौरान नहीं दिया, 67 से लेकर के इसमें वेरलिस्ट था शायद। हाँ, अब देखिए चौथा हम लोग देख रहे थे। तो चौथे में क्या होता है कि 1799 में हुआ। और इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था। और 4 मई 1799 ईस्वी को अंग्रेज सेना ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया। और टीपू लड़ते हुए जो है कि वीरगति को प्राप्त हुए। इसमें टीपू मारा जाता है। और टीपू के कुल सदस्यों को जो है कि वेल्लोर में कैद कर दिया गया। टीपू के कुल के सदस्यों को कहाँ कैद कर दिया गया? वेल्लोर में कैद कर दिया गया। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है कि चारों आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में देख लिया इस एक प्रश्न के माध्यम से। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें सूचियों का मिलान करने को दिया, इलाहाबाद की संधि, मंगलौर की संधि, सालबाई की संधि और मद्रास की संधि। तो दोस्तों मद्रास की संधि जो हुई थी वो 1769 ईस्वी में हुई थी, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। तो इसलिए तीसरे का देखिए, तीसरे का मैच हो जाएगा 1769, तीसरे का मैच हो जाएगा इससे। और इलाहाबाद की संधि हुई थी दोस्तों 1765 ईस्वी में। और मंगलौर की संधि और सालबाई की संधि ये हम लोग इससे देखिए इतने से मिल जाता है कि नहीं। तो ए का 4 और डी का 3, ए का 4 डी का 3, ए का 4 डी का 3, ऑप्शन सी जो है कि सही है। देख लेते हैं व्याख्या में। ऑप्शन सी सही, ए का 4 डी का 3। देखिए इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुई थी 12 अगस्त 1765। अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। जबकि इलाहाबाद की दूसरी संधि जो हुई थी ये हुई थी दोस्तों 16 अगस्त 1765 को हुई थी। यह अवध के नवाब के साथ, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ और अंग्रेजों के साथ। अंग्रेज दोनों, एक पक्ष अंग्रेज था और इधर जो है कि इसमें पहले वाले में एक पक्ष मुगल सम्राट था और इसमें दूसरा पक्ष था अवध का नवाब शुजाउद्दौला। अब देखिए 16 अगस्त 1765 को हुई थी दूसरी संधि। अब देखिए आगे मंगलौर की जो संधि है, मंगलौर की संधि, देखिए मंगलौर की संधि जो है यह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुई थी 80 से 84 के मध्य। और अंग्रेज और टीपू के जो है कि सुल्तान के मध्य 1784 ईस्वी में हुई थी। और सालबाई की जो संधि थी दोस्तों यह प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1775 से लेकर के 82 तक चला था, सालबाई की संधि उसमें हुई थी। और मद्रास की जो संधि है ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर के 69 ईस्वी के बीच जो चला था। तो 69 में यह हुई थी, हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य हुई थी।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था तो सरधना में। बेगम समरू जो कि 1750 से लेकर के 1836 ईस्वी ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में कराया था। कहाँ कराया था दोस्तों? यूपी स्पेशल के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि मेरठ में यह है, तो सरधना में कराया था। एक सेकेंड, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 24 अब देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? अली मर्दान खान, तो इसमें से यही वाला सही नहीं है दोस्तों कि अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की थी। बाकी सब सही है, देख लेते हैं कौन कौन सही है। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक एक ढलाई खाने की स्थापना की थी, ये भी सही है दोस्तों। आमेर के सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों को संस्कृत में अनुवाद किया, ये भी सही है। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति का निर्माण के लिए धन दिया था, ये भी सही है। जो सही नहीं है वो यही है कि अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की थी। अब व्याख्या देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 24 की। देखिए, रणजीत सिंह ने तोपखाने पर अधिक बल दिया था और लाहौर तथा अमृतसर में तोपें, गोला और बारूद बनाने के कारखाने लगाए गए। आमेर के सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों को संस्कृत में अनुवाद कराया और सवाई जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, बनारस आदि नगरों में 5 नगरों में वेधशालाएं स्थापित की थी। टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति का निर्माण कराया था, जबकि बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय अली मर्दान खान को नहीं बल्कि किसको है? मुर्शिद कुली खान को है। किसको? मुर्शिद कुली खान को जो है कि किसका श्रेय है? राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय बंगाल में। तो ये दिया है अली मर्दान खान को, तो ये गलत है। अली मर्दान खान न होकर के मुर्शिद कुली खान सही है। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं दोस्तों, और इस चैप्टर का आखिरी सवाल भी है। इसके बाद हम लोग जो चैप्टर देखेंगे वो है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। देखिए अब आगे है क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट है इस चैप्टर का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सेकंड, हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कथन कि पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, और दूसरा कथन है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। और क्वेश्चन नंबर 2 तीसरा स्टेटमेंट है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र किया था। और पूछ रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो इसमें से जो कथन सही है वो केवल तीसरा कथन सही है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने जो है कि अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। बाकी दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो गलत हैं। अब देखते हैं। देखिए 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व वाली मराठा सेना को बुरी तरह पराजित किया था। यहाँ पे दिया है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, तो ये गलत है। किसको पराजित किया था दोस्तों? मराठा सेना को बुरी तरह से परास्त किया। किसके नेतृत्व वाली मराठा सेना? सदाशिवराव भाऊ। और जैन सरकार के अनुसार महाराष्ट्र के संभवतः ही कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसने कोई न कोई संबंधी न खोया हो तथा कुछ परिवारों को सर्वनाश ही हो गया। अब देखते हैं 1790 से 92 के बीच में जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, टीपू सुल्तान केवल पराजित हुआ था इसमें, जबकि वह मृत्यु उसकी नहीं हुई थी। मृत्यु हुई थी चौथे में। श्रीरंगपट्टनम की संधि से युद्ध विराम हुआ था, मतलब तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था जो उसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा वह शांत हुआ था। और टीपू की मृत्यु 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। प्लासी के युद्ध जो 1757 ईस्वी में मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिल करके सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। अन्य षड्यंत्रकारियों में साहूकार जगत सेठ, राय दुर्लभ, तथा अमीन चंद्र प्रमुख थे। अतः केवल तीसरा कथन जो है वो सही है, बाकी सब कथन जो है कि वो गलत है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने जो है कि 2 चैप्टर आज पूर्वावलोकन इतिहास के कंप्लीट किए आधुनिक भारत के। अब आगे जो चैप्टर हम लोग करेंगे वो होगा गवर्नर और गवर्नर जनरल। आज हमने क्षेत्रीय राज पंजाब और मैसूर, और उसके बाद जो है कि उसके पहले वाला जो चैप्टर था उसका नाम है दोस्तों, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ये 2 चैप्टर हमने इस वीडियो में कंप्लीट किए। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गवर्नर जनरल और वायसराय के नामक चैप्टर में। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।